अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनी ही उलझनों में उलझी हुई है। पार्टी के लोग एक दूसरे पर ही उंगलियां उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी में डिवाइड एंड रूल की बाज़गश्त है। अलीमा खान और वज़ीर आला KP के अली गंडापुर एक दूसरे के आमने सामने हैं। अलीमा खान पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो बानी PTI को यह एहसास दिला रही हैं कि उन्हें माइनस किया जा रहा है। अलीमा खान के हवाले से यह तासुर उभर रहा है कि वो पार्टी को अपने कब्जे में लेना चाहती हैं। बाज़ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि अलीमा खान बानी PTI को माइनस करने का तासुर इसलिए दे रही हैं ताकि वो खुद पार्टी की फैसला साजी का इख्तियार हासिल कर सके। अब इस पस मंज़र में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का किरदार भी मुतनाज़ा बनता जा रहा है। उन पर इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वो बानी PTI को माइनस करने की मुबैना मनसूबे में शरीक हो सकते हैं। अब ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, जिसकी बड़ी वजह पार्टी में क़यादत का खला और गैर मुंतखब शख्सियात की बढ़ती हुई मुदाखलत तो है। यही वजह है कि अलीमा खान पर इल्ज़ाम है कि वो सोशल मीडिया और ख़ानदानी ताल्लुकात के ज़रिए पार्टी पर असरअंदाज हो रही हैं, जैसे पार्टी के मुंतखब रहनुमाओं जैसे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला KP के अली गंडापुर की पोजीशन कमज़ोर हो गई है। अलीमा खान के करीब जो ग्रुप है उस पर यह भी इल्ज़ाम लगता है कि वो पार्टी के अंदर एक नया धड़ा बना रहा है जो मुखालिफ आवाज़ों को सोशल मीडिया पर निशाना बना रहा है, यहाँ तक कि उन्हें गद्दार तक कहा जा रहा है। वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात के कुछ अहम मौक़े भी अलीमा खान के सख्त मौक़िफ़ की वजह से ज़ाया हो चुके हैं। यानी अलीमा खान पर पार्टी को कमज़ोर करने के इल्ज़ामात की लंबी चार्जशीट है और ये तासुर भी उभर रहा है कि अलीमा खान पार्टी पर अपना तसल्लुत जमाने के लिए करीबी साथियों को बानी PTI से दूर करने की कोशिश कर रही हैं। और गुज़श्ता रोज़ी अलीमा खान ने अली गंडापुर पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के बजट की जो जिम्मेदारी अप्रूवल है वो भी बानी PTI को माइनस करके ली। अली गंडापुर पर इस्टेब्लिशमेंट से करीब और माइनस बानी PTI का फार्मूला अपनाने का इल्ज़ाम लग रहा है। और इससे दिलचस्प बात यह है कि अली गंडापुर इन इल्ज़ामात की ना सिर्फ नफ़ी कर रहे हैं बल्कि वो बिलवास्ता अलीमा खान पर माइनस बानी PTI करने का और अली गंडापुर ने इस हवाले से कुछ गुफ्तगू भी की है। अब अली अमीन गंडापुर का यह बयान इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो बिलवास्ता तौर पर पार्टी के अंदरूनी हल्कों खुसूसन बानी PTI के करीबी रिश्तेदारों पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन है उनका इशारा अलीमा खान या उन अफराद की तरफ जो बानी PTI के ख़ानदानी दायरे से ताल्लुक़ रखते हैं और पार्टी के फ़ैसलों पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये बयान न सिर्फ अली अमीन गंडापुर की सियासी सफाई का मज़र है बल्कि पार्टी के अंदर मौजूद क़यादत के बहरान, अंदरूनी अदम एतमाद और इख्तियारात की जंग को भी बेनकाब कर रहा है। इसके ज़रिए वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि अगर बानी PTI को पार्टी से माइनस करने की कोई कोशिश हो रही है तो इनमें उनका कोई किरदार नहीं है बल्कि असल किरदार अंदरूनी तौर पर मौजूद उन अफराद का है जो ख़ुद को बानी PTI के करीब समझते हैं। अब बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अली अमीन गंडापुर पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चल रहे हैं और बानी PTI की हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की नतिया गली जाने और अहम शख्सियत से मुलाकात करने पर सवाल उठ रहा है, मुख्तलिफ शहमगोइयाँ हो रही हैं। सवाल उठ रहा है कि अली अमीन गंडापुर को यकीन दहानी कराई गई है कि बानी PTI जल्द बाहर आने वाली नहीं है और अगली हुकूमत में भी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर होंगे। इसलिए अली अमीन अब बानी PTI के अहकामात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मेरी नतिया गली में किसी आम शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई। गंडापुर साहब पे इल्ज़ाम तो ये भी है कि वो इदारों के कहने पर बानी PTI की मर्ज़ी के खिलाफ फैसले ले रहे हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर तो ये तासुर दे रहे हैं कि उनकी तो बानी PTI से मुलाकात ही नहीं होने दी जा रही। और आज वो बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर सुप्रीम कोर्ट भी गए जहाँ उन्होंने बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त दी है। यानी अली अमीन गंडापुर ये तासुर दे रहे हैं कि वो बानी PTI के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, इसलिए उन्हें बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। बहरहाल तहरीक इंसाफ में तकरार की कैफियत मौजूद है, जिसको देख कर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि PTI फ़िलहाल हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी सियासी पेशकदमी करने की पोजीशन में नहीं है। ख़ास तौर पर KPK के बजट की मंजूरी पर पार्टी में जो तकसीम दिखाई दी उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ कोई भी इंतहाई कदम लेने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में PTI के अरकान असम्बली पार्लियामान से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान साहिबा ने माइनस बानी PTI की तस्दीकी कि माइनस बानी PTI माइनस इमरान खान तो हो गया है। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि ये अलीमा खान साहिबा से पूछिए ना कि कौन कर रहा है, मैं तो इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है, ये जो कोल्ड वॉर नज़र आती है, क्या वाकई ये तासुर दुरुस्त है कि अलीमा खान साहिबा पार्टी पर तसल्लुत कायम करने की कोशिश कर रही हैं और वो ये फ़ज़ा बना रही हैं कि कुछ लोग मिलकर इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि PTI के अंदर ये इख्तिलाफात उस रोज से हैं जब से इमरान खान साहब जो है वो जेल में चले गए। उसके बाद से हर फर्द ये समझता है कि पार्टी की कमान उसके पास होनी चाहिए, पार्टी के फैसले करने का इख्तियार भी उसके पास होना चाहिए। और ये इख्तिलाफात वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ते रहे हैं। अलीमा खान साहबा हों, ये सारे एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जो है वो पार्टी के अंदर कब्जे की कोशिशों में मसरूफ हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें KPK के अंदर जो धड़े थे वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं।
इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब का पलड़ा इसलिए भारी है कि वो वहाँ के वज़ीर आला हैं, और अगर जब तक उनको इमरान खान साहब की सपोर्ट हासिल रहती है, वो वजारत आला से उनको हटाया नहीं जा सकता। अब इमरान खान साहब ने सारे माहौल के अंदर उनकी अपनी गलती ये है कि उन्होंने कभी इन इख्तलाफात को ख़त्म करने या पार्टी की चेन ऑफ कमांड किसी एक फर्द में के हाथ में देने की कभी कोशिश नहीं की। वो भी इस सारी सूरत हाल को एंजॉय करते हैं कि ठीक है, एक फर्द जाता है, वो कहता है जी कि फलां शख्स मेरे रास्ते में रुकावट है। सलमान अकरम राजा नहीं, साहब लेकिन जाते रसूलुल्लाह हैं, मलिक अपनी साहब, बात इसका करते इसका हैं। नुकसान तो खुद इमरान खान साहब को हो रहा है ना। अब देखिए, जितना फस और क्योस इस वक्त बाहर है, डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, किसी के पास फैसले का इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई खुद कहते हैं मैं पैटर्न इन चीफ हूँ, फैसला मैं खुद करूंगा। अब बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो रही, बजट मंजूर हो जाता है बावजूद इसके कि इमरान खान साहब की अप्रूवल नहीं है। इसके ऊपर अब अलीमा खान साहबा ये तासुर देती है ना कि माइनस इमरान खान कर दिया, इमरान खान की ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो सवाल ये है ना सर कि अब ज़ाहिर है उनकी कोई पॉलिटिकल पोजीशन तो है नहीं पीटीआई के अंदर, तो वो क्या को पॉलिटिकल पोजीशन बनाने की कोशिश कर रही हैं, या फिर इमरान खान क्योंकि उनके भाई हैं और ब्लड रिलेशन है और उन्हें सबसे ज़्यादा एहसास है भाई की तकलीफ़ का, दुख का, और वो ये सोच रही हैं कि बाहर के लोग इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके ख़ुद तो मज़े कर रहे हैं लेकिन उनका भाई अंदर जेल की चक्की काट रहा है। मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। मैं समझता हूँ अलीमा खान साहबा हों या उससे पहले बुशरा बीबी साहबा हों या अली अमीन गंडापुर साहब हों, ये जो पार्टी के ऊपर कब्जे की जंग है, ये बड़ी शिद्दत से पहले से जारी है। यानी अलीमा खान साहब ये समझती हैं कि भाई मेरा है, जेल में वो है, कुर्बानी वो दे रहा है, पार्टी उसकी है, इसलिए फैसले करना, ये पार्टी को चलाने का इख्तियार मेरे पास होना चाहिए। फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, वहाँ पे भी अलीमा खान साहबा और बुशरा बीबी साहबा ये समझती थी कि उनके वहाँ पे इख्तियारात में उनको भी सपोर्ट मिलनी चाहिए, और जो फैसले वो करें वहाँ पे उनको तस्लीम किया जाना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब इस सूरत हाल को मैनेज करते रहे हैं, क्योंकि उनको डर ये था कि एक ज़माने में आतिफ खान साहब, तैमूर असलम झगड़ा साहब, बाकी लोग जो थे सारे, जुनैद अकबर साहब, ये एक धड़ा बन के उनके मुखालफ जो थे, ये बुशरा बीबी से और अलीमा खान साहबा के साथ आ मिले थे। तो अब उस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने इन लोगों को भी साथ मिलाने की कोशिश की, बुशरा बीबी को, अलीमा खान साहबा को। बुशरा बीबी जब तक जेल नहीं गई उस वक्त तक अली अमीन गंडापुर साहब इस कोशिश में लगे रहे कि बुशरा बीबी उनका साथ दें। तो ये जो पार्टी के अंदर धड़े बंदियां हैं, ये बड़ी वाजे हैं। जो मैंने पहले आपसे अर्ज कर रहा था, देखिए बैरिस्टर गौहर साहब हैं, कोई इख्तियारात उनके पास नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब हैं, पार्टी की कोई लीडरशिप उनको मानती नहीं है। पार्टी के फैसले किसने करने हैं? इमरान खान साहब ने करने हैं। इमरान खान साहब ने नीचे फैसलों का इख्तियार 10 बंदों को दिया हुआ है। बस जाके आप मेरा बयानिया बयान करेंगे, कभी किसी को कहते हैं आप मेरा जाके मौकफ जो है वो पेश करेंगे। इमरान खान साहब हो या हमारी दीगर लीडरशिप, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप का अलविया ये है कि वो डिवाइड एंड रूल और एक दूसरे की शिकायत सुन के मजे लेते हैं। एक शख्स रोता हुआ जाता है, वो कहता है जी मेरी पार्टी बात नहीं सुन रही, कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। दूसरी पार्टी का गिरोह जाता है दौड़ता हुआ, वो कहता है नहीं, जी लेकिन सर ये पार्टी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है ना। देखिए एट दिस पॉइंट इन टाइम जहां सर्वाइवल की जंग लड़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बाज़गश थी कि कोई तहरीक चलने जा रही है, सड़कों पे होंगे, कोई मास मोबिलाइजेशन होगी, फिर इमरान खान ने कहा मैं तहरीक का ऐलान करूंगा, कोई फाइनल कॉल, हतमी कॉल, और ये सब चीज़ें बहुत सुनते रहे। तो अब पीटीआई के पास फिर अवेलेबल ऑप्शंस क्या है सर? मैं यही अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ सियासी जमातें इसलिए नहीं मजबूत हो सकी कि उनकी लीडरशिप उन्हें मजबूत नहीं होने देती। आप मुझे बताइए, किसी पार्टी के अंदर शुरायत का या मुशावरत का या उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी का कोई पावरफुल इदारा मौजूद है? कतई नहीं है। फैसले करने हो फर्देबाद ने करने हैं। अच्छा, फिर जिस तरीके से पार्टी के अंदर एक दूसरे के खिलाफ महाजराई होती है, ये बड़ी पार्टियों के अंदर भी है, मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी है। एक दूसरे को जो नीचा करने की कोशिश में लोग लगे रहते हैं, पार्टी लीडरशिप कभी उसको काउंटर करने की कोशिश में नहीं आती। वो कहती ठीक है, अच्छी बात है, जितने कमजोर लोग होंगे हमारे साथ पार्टी के अंदर, कमजोर विकेट के ऊपर होंगे, इतनी हमारी अथॉरिटी कायम होगी। यही अलमिया है पाकिस्तान की सियासी जमातों का। लेकिन पीटीआई को जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो वजह यह है कि पीटीआई तो एक तरफ हुकूमत को चैलेंज कर रही है, हुकूमत के खिलाफ एहतिजाजी तहरीक की बात कर रही है, इमरान खान साहब को बाहर निकालने की जिद्दोजहद करना चाहती है। इन हालात में पीटीआई ज्यादा डैमेजिंग है अपने पार्टी इख्तिलाफात की वजह से। यदि किसी को कोई अंदाजा नहीं, देखें अली अमीन गंडापुर साहब क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जो तय किया था कि हमने इस्लामाबाद में डी चौक तक नहीं जाना, लेकिन बुशरा बीबी लेकर चली गई, उनकी तहरीक को नुकसान पहुंच रहा है, उनकी पार्टी पोजीशन को नुकसान पहुंच रहा है। पार्टी के अंदर धड़े बंदियों की वजह से हुकूमत को कोई टफ टाइम नहीं है, हो चुकी है। देखे ना, जिस बजट की बात यही अली अमीन गंडापुर साहब कहते थे कि कभी बजट पास नहीं होगा, हम कोई बजट पास नहीं होने देंगे, वही अली अमीन गंडापुर साहब बजट पास करवाने के बाद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। यानी अब कारकुनों को, अपने चाहने वालों को इस हद तक बेवकूफ बनाया जा रहा है कि बजट आपकी पूरी असेंबली मंजूर कर रही है,
और आप कहते हैं ये बजट जो है वो मंजूर और कैसे फिर हो गया? पहले नसरुल्लाह मलिक साहब देखिए ना, आप असेंबली से इस्तीफे देने की या डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं एक तरफ नेशनल, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि बजट मंजूर ना हुआ तो फिर वफाकी हुकूमत जो है को माशी इमरजेंसी लगा देगी। तो फिर फैसला है क्या? मतलब आपने हुकूमत बचानी है, मामला इसी तरह चलाना है, या फिर कोई रेजोल्यूशन के साथ ये इस्तीफे दे के बाहर आके हुकूमत पे दबाव बढ़ाना है? मेरा ख्याल तो ये है कि कोई इस्तीफे नहीं देंगे। राजा नासिर अब्बास साहब, अभी आपने जो उनकी बातचीत सुनवाई, राजा नासिर अब्बास साहब का कुछ स्टेक नहीं है, पीटीए की स्टेक्स हैं, अली मीर गंडापुर साहब का स्टेक्स है वहाँ पे, केपीके में उनकी हुकूमत है। और जब इमरान खान साहब ने कोई एक हेड ऑन पे जाने की बात की, अली मीर गंडापुर साहब ने तब भी इमरान खान साहब से कहा था हमारे पास कोई और सेफ जगह मौजूद ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे अपनी हुकूमत को तोड़ देते हैं और हमारी हुकूमत कायम नहीं रहती तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हमें सपोर्ट चाहिए, मौजूदा एक हुकूमत हमारी वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ना केपीके हुकूमत कहीं जा रही है, ना हुकूमत वो तोड़ना चाहते हैं, ना असम्बलियों से बाहर आना चाहते हैं। हाँ, इमरान खान साहब को भी इस बात का इल्म था कि बजट पास हो जाना है, लेकिन अपने कारकुनों को एक मोटिवेट रखने के लिए एक माहौल बनाया गया। क्या इमरान खान साहब की मंजूरी के बगैर अली मीर गंडापुर साहब बजट पास करवा सकते थे? हरगिज नहीं। इसलिए अली मीर गंडापुर साहब को विकेट के दोनों तरफ अच्छा खेलना आता है। इमरान खान साहब जेल में हैं, उनके लिए और ऑप्शन कोई मौजूद नहीं है, और एक ऐसी जगह जहां से उनको सपोर्ट मिलती है पॉलिटिकली। फिर तहरीक चलाने के लिए आपको फंड्स भी चाहिए, तहरीक चलाने के लिए आपको मैन पावर चाहिए, तहरीक चलाने के लिए आपको हुकूमती मशीनरी चाहिए। पंजाब में आपको हुकूमती मशीनरी की सपोर्ट नहीं है, मुझे बताया 10 बंदे एहतजाज नहीं कर पाते। तो ये किस तरीके से अपनी हुकूमत तोड़कर एहतजाज करेंगे? मेरा नहीं लगता ख्याल कि कभी केपीके हुकूमत पीटीए खुद तोड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद थे। पार्टी के अंदर डिवाइड एंड रूल तो है, गेम ऑफ थ्रोन्स है, हर कोई पार्टी के ऊपर अपनी उजारादारी चाहता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन, पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त सिचुएशन है वो फस और क्योस से कम नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर इसराइल और ईरान के माबैन जो सीज़ फायर हुआ है उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, यूएस के अंदर खास तौर पे इन पर्टिकुलर डोनाल्ड ट्रंप इस सारे मामले के ऊपर क्लैरिफिकेशन है। इस बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हाल ही में अमरीकी मीडिया और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता के तनाव को एक नया रुख दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के जौहरी असासे मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किए जा सके, जैसे कि इसराइल ने अपने हमले के बाद दावा किया था। इसराइल ने बड़े ज़ोरों शोर से ऐलान किया था कि उसके हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है, लेकिन अमरीकी खुफिया ज़राए और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दावा हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। इस इंकशाफ ने इसराइल की इस पोजीशन को कमज़ोर कर दिया है जो आलमी सतह पर वो पेश कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी हुकूमत की राय भी ईरान के एटमी हथियारों के मुकम्मल तबाह होने से मुताल्लिक मुतज़ाद है जो सामने आ रही है। जैसा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस इम्कान को रद्द नहीं किया कि ईरान फिर से एटमी हथियार बना सकता है। उनका कहना था कि अगर ईरान ने एटमी प्रोग्राम को फिर से शुरू किया तो फिर इसके संगीन नताइज होंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान से यह वाज़ेह हो रहा है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम अब भी महफूज है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने यह दावा किया कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अब अमरीकी हुकूमत की आरा का तकसीम होना और अमरीकी मीडिया और खुफिया रिपोर्ट्स का यह कहना कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम महफूज है, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इसराइल का दावा सरासर झूठ का पलंदा साबित हुआ है। अब जहाँ इसराइल का यह दावा गलत साबित हो रहा है तो वहीं ये रिपोर्ट्स अमरीका के लिए एक और जवाब तराश रही हैं कि वो ईरान पर फिर से कोई मुमकिन कार्रवाई कर सकता है। मुमकिन है अमरीका इस वक्त किसी ऐसे बयानी को तश्कील कर रहा हो जो आइंदा ईरान के खिलाफ बराह रास्त या बिलवास्ता जंग का जवाब फराम करे, क्योंकि यह हकीकत है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम बरसों से मगरबी ताकतों, खुसूसी तौर पर अमरीका और इसराइल के लिए तशवीश का बायस बन रहा है, क्योंकि ईरान बार बार ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए, लेकिन इसराइल और अमरीका इसे एक वजूदी ख़तरा समझते हैं। हालिया कशीदगी में इसराइल और अमरीकी हमलों को इसी तनाजुर में देखा गया, लेकिन जब अमरीका ने अपनी खुफिया ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया कि ईरान का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज है और जौहरी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर रुकी नहीं हैं, तो इससे न सिर्फ इसराइल की कार्रवाई पर सवाल उठा बल्कि इसराइली बयानिए को डेंट पहुँचा है। ये मुमकिन है कि अमरीका अब खुद इस मौक़िफ़ के लिए तैयार कर रहा है ख़ुद को कि इस जंग में इसराइल नाकाम रहा तो अब वाशिंगटन बराह रास्त कार्रवाई करे और उसको ये कार्रवाई करनी पड़े, और डोनाल्ड ट्रंप तो बरमला तौर पर इस्ताफ भी कर रहा है। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब लगता ये है कि इस सीज़ फायर के बाद गेम ऑफ नैरेटिव शुरू हो गई है, और नैरेटिव ये है जो ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी सामने आ गई कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम तो महफूज है, जैसा दावा किया गया इसराइल की जानिब से वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स नहीं किया या वो टारगेट्स को हिट करने में नाकाम रहा, और इसका बरमला एतराफ़ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि स्टेटमेंट हमने प्ले किया है। तो क्या अब मामला एक नया रुख इख्तियार कर रहा है कि फिर से, और बराह रास्त अमरीका जो है
वो ईरान को टारगेट कर सकता है? ये कोई नया जंगी महाज खोलने के लिए एक बयानिया तश्कील दिया जा रहा है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मीडिया कैंपेन चल रही है, प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। हर पार्टी जो है वो विक्ट्री क्लेम कर रही है। जिस तरह इसराइल में सेलिब्रेशन है, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रम्प को एडमायर किया जा रहा है। ईरान की अपनी बात है, ईरान ने तो प्रिवेल करके साबित किया है, और अमेरिका भी अकॉर्डिंगली क्लेम कर रहा है। लेकिन अभी लेटेस्ट जो मैंने रिसेंट अभी दी हेग में प्रेसिडेंट ट्रम्प की मैंने अभी स्पीच वो रिपोर्टर से वो बात कर रहे थे, सो ही कैटेगोरिकली सर की लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन उन्होंने कहा कि मुझे मिली है, और जिसको उन्होंने प्रोवाइड की, वो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इसराइल की। तो उन्होंने कहा कि उनके बकौल ही सेट की दी जो फर्दों का जो प्रोजेक्ट जो साइट थी दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ये उनके मुताबिक ये लेटेस्ट से 10 मिनट पहले की बात की है। और उन्होंने कहा कि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, और हम हर तरफ से इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। लेकिन अभी आज ही एक आर्टिकल छपा है इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में, और लिखने वाले एंटनी ब्लिंकन है जो पिछले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो ही सेड कि वो जो साइट है दैट हैज बीन सेवरली डैमेज बट नॉट डिस्ट्रॉयड। तो वो भी एक बात आ रही है, सीएनएन ने बात की है, दूसरे मीडिया चैनल्स ने इस पे बात की है। और फिर एक ये भी बात आ रही है कि ये सिंस इंफॉर्मेशन पहले से इनको लाइकली थी कि इस पे स्ट्राइक्स होंगे, सो देयरफॉर थिंग्स वहां से उन्होंने चीजें रीलोकेट की थी। और बताया भी जा रहा है कि 18 व्हीलर ट्रक्स थे, और 2 दिन पहले देखा गया कि वहां से चीजें शिफ्ट हो रही थी। नेतन्याहू ने एक बयान दिया था कि हमें पता है कौन सी चीज कहाँ पर रीलोकेट की गई है। सो देयरफॉर देखेंगे डैमेज असेसमेंट और इस तरह की बातें हैं। बट लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि आपने इतना डैमेज किया है कि जो 4-5 महीने अब पीछे जा सकते हैं। और उनके पास दूसरी साइट्स भी हैं। अगर 400 किलोग्राम अगर वो यूरेनियम थी वो रीलोकेट किया है, सो दे हैव द कैपेबिलिटी। डिफरेंट साइट्स भी है, तो वहां पे जाकर स्टिल दे कैन मैनेज द थिंग। सो अब भी एंटनी ब्लिंकन ने ये भी लिखा कि जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उनके पास थी कि 18 से 24 महीने, मतलब साल से लेकर 2 साल के दरमियान उन्होंने बम बना सकते थे। तो उन्होंने कहा हमने डिप्लोमेसी को मौका क्यों नहीं दिया, लेकिन हम इजराइल के कहने पे इस पे डायरेक्ट हुए हैं। सो डिफरेंट आ रहे हैं। लेकिन आज जो क्लेम्स हमने प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से देखा है, तो ऐसी बात है। रही बात देखें कि एक चीज बड़ी कैटेगोरिकली 3 चीजें डिमांड कर रहा है अमेरिका। उन्होंने ये कहा कि जो रिमेनिंग न्यूक्लियर साइट्स है ईरान के अंदर, उन्होंने कहा कि वो ईरान डिसमेंटल करेगा। दैट इज वन थिंग। सेकंड, उन्होंने ये भी कहा है कि जो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम है वो पीसफुल मीन्स के लिए भी वो अलाउ नहीं होगा। और तीसरी बात उन्होंने ये की है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लोग दे विल कंटिन्यू मॉनिटरिंग इनके जो साइट्स हैं, और वो इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे। ये कंडीशंस हैं। और इसी जी, में और फिर उसके साथ थ्रेट भी तो की किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर ईरान दोबारा करता है तो फिर हम उसको टारगेट करेंगे या अटैक करेंगे। ये बात वो कर रहे हैं। और फिर जाहिर है अभी जो चीज़ें सामने आ रही वो सीएनएन की या सीएनबीसी की रिपोर्ट को तो निगेट कर रहे हैं, बल्कि उनको झूठ का पलंदा करार दे रहे हैं। उनके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए वो भी आपने सुने होंगे सहाफ़ियों से गुफ्तगू के अंदर। तो ये क्या अब ये समझा जाए कि इंटरनली डोनाल्ड ट्रंप को अपोजिशन का सामना है? खुद यूएस के अंदर अपने अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन को बहुत बुरे तरीके से देखा जा रहा है। सेम गोज विद बेंजामिन नेतन्याहू के, उसे भी इंटरनल मसाइल का सामना है, इसलिए क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ रही। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, नेतन्याहू के तो बहुत मुश्किल है। अभी नेतन्याहू सफाइयां दे रहा है, और देखें कि उसके लाइकली है कि अभी वो देखें ना कि हम बड़ा सिंपली कह सकते हैं कि नेतन्याहू ने अपने गोल्स तो अचीव नहीं किए। पॉलिटिकल गोल्स वो चाहते थे, रिजीम चेंज हो, वो नहीं हुआ। मिलिटरीली उनके गोल्स थे डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर साइट्स और लॉन्चिंग साइट्स से या मिसाइल की प्रोडक्शन जो थी, तो वो खुद तो नहीं कर सके। इनिशियल स्ट्राइक्स में चले, उन्होंने अचीव सरप्राइज अचीव किया, एंड उन पहले दिन दे प्रीवेल। लेकिन ईरान ने शॉक को एब्जॉर्व किया, उसके बाद दोबारा आया, और उसके बाद वो दे प्रीवेल ओवर इजराइल। अब मसला क्या है नेतन्याहू के लिए? अब मसला ये है कि अब वहां पे उसके तो करप्शन के कैसे चल रहे थे। अगर ये जंग स्टार्ट नहीं होती तो उसने तो जेल में होना था। अब लोग वहां पे भी बात कर रहे हैं कि भाई आपकी अपनी अचीवमेंट्स क्या हैं, वो नहीं है। फिर ऊपर से देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इजराइल एक्सपोज हुआ। जिस तरह आप देखें कि 7 अक्टूबर को हमास ने पेनिट्रेट करके सरप्राइज अचीव किया, सो कॉल्ड मिथ जो थी, अब ईरान ने भी वो मिथ जो थी शेटर कर दिया है।
आप देखें अगर 100 मिसाइल थे तो 40 तो हिट कर रहे थे। और आप देखें कि इसराइल के कोई ऐसी सिटी नहीं है जहां पे ईरानी मिसाइल नहीं गए। राइट फ्रॉम हैफा से लेके साउथ में जो नेगेव डेजर्ट है वहां तक गए हैं। और जो हमने डिस्ट्रक्शन के आपने फुटेजेस देखे होंगे, देयर इज मैसिव। सो लोगों में एक पैनिक भी था और इसके बाद एक खौफ हरास भी था। और हमने देखे हैं सीन्स की वो लोग वहां से इसराइल को छोड़ के बाहर निकल बिल्कुल। रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, लास्टली, अब जाहिर है सीज फायर तो हुआ है, लेकिन सीज फायर की तो कुछ कंडीशनैलिटीज़ होती हैं। कंडीशंस क्या है, ईरान को क्या करना है, इसराइल को क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें तो अभी तय होना बाकी हैं। तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर कि ये कुछ जुज़ वक्ती है या लास्ट करेगा? देखें सीज फायर मेरे ख्याल में ये चलेगा। और लेकिन जब ये टेबल पे बैठेंगे, ईरान की भी कोशिश है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो बात करेगा, क्योंकि जिस तरीके से अब उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया तो एक उनकी बनती है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखें कि अमेरिका, इंटायर यूरोपियन यूनियन एंड नेटो कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना और रशिया वो कह रहे हैं कि जो ईरान है न्यूक्लियर बम ना बनाए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी उन्होंने कहा कि इसको हम सपोर्ट करें। तो ईरान की रिक्वायरमेंट भी यही होगी कि देखें कि उनकी इकोनॉमी शटर हो चुकी है, उनके बड़े मसाइल हैं, तो वो अपनी इकोनॉमी को री इंटीग्रेशन अपनी चाहेगा कि यूरोपियन के साथ तो अपनी आर्मी को, आर्म फोर्सेस को वो रेज करे। क्योंकि इनका टोटल जो कंसंट्रेशन है या मुनासिर है वो मिसाइल्स पे और ड्रोन्स पे और नेवल फोर्स पे है। सो वो एक ऑप्शन होगी कि वो मेन स्ट्रीम में दोबारा आ जाए, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाए जिससे सैंक्शंस लिफ्ट हो, वो अपने आप को दोबारा अपने इकोनॉमी को मजबूत बनाए। अब डिपेंड करता है कि अब टेबल पे बैठते हैं, जिस आज मजलिस ने कहा है कि हम एनपीटी से फर्दर इस बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन प्रेशर बहुत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एलएलबी प्रोग्राम का दौरानिया 5 साल से कम करके 4 साल कर दिया गया है। इस फैसले के असरात पाकिस्तान में कानूनी तालीम, तलबा, तालीमी इदारों और कानूनी पेशे पर मुरतब होंगी। ये फैसला बज़ाहिर तालीमी मुद्दत को मुख्तसर करके तलबा पर बोझ कम करने और बैरून मुल्क तालीमी निज़ाम से हमआहंगी पैदा करने की कोशिश है। अब इस फैसले के असरात की बात की जाए तो इस फैसले का सबसे नुमाया असर तलबा पर यह होगा कि जो अब 1 साल से कम मुद्दत में अपनी तालीम मुकम्मल कर सकेंगे, इससे उनका वक्त और तालीमी अखराजात कम होंगे। ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए यह सहूलत बख्श साबित हो सकती है जो जल्दी अमली मैदान में दाखिल होना चाहते हैं। मुख्तसर दौरानिया की बदौलत तलबा को 1 साल पहले कानूनी प्रैक्टिस का आगाज़ करने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी का दौरानिया बढ़ जाएगा। इस फैसले से वालिदैन पर माली दबाव भी कम होगा, क्योंकि 1 साल की फ़ीस, रिहाइश, कुतुब, दीगर अखराजात में बचत होगी। लेकिन इस फैसले के साथ कई खदशात भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5 साल के कोर्स को 4 साल में समोने तालीमी मयार मुतासर नहीं होगा, क्योंकि कानूनी तालीम एक पेचीदा और तहकीक पर मबनी शोबा है, जिसमें आइनी, फौजदारी, दीवानी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन समेत मुतअद्दिद मज़ामीन शामिल होते हैं। इन मौज़ूआत को जामे अंदाज में पढ़ाने और समझाने के लिए वक्त दरकार होता है। अगर 1 साल की मुद्दत कम की जाती है तो या तो कोर्स को मुख्तसर करना पड़ेगा या फिर तलबा को ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से पढ़ना होगा, जो इल्मी गहराई और अमली तरबियत पर मनफी असर डाल सकता है। ये फ़ैसला इस वक्त और भी अहम हो जाता है जब हम बैरून मुल्क से कानून की तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए सी लॉ टेस्ट ख़त्म किए जाने को देखें। अब बैरून मुल्क कानून की तालीम हासिल करने वाले अफराद को पाकिस्तान में प्रैक्टिस के लिए इस टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ेगा, जो कि एक तरफ तो मौक़े की मसावत को फराहम करता है, लेकिन दूसरी जानिब मकामी और गैर मुल्की ग्रेजुएट्स के दरमियान काबिलियत और मयार का फ़र्क पैदा होने का खदशा भी रखता है। सी लॉ का मकसद यही था कि बैरून मुल्क से तालीम हासिल करने वाले अफराद की काबिलियत को जांचा जा सके। अब इसकी अदम मौजूदगी में इस मयार का तयन कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब अदालत की तरफ से लॉ कॉलेजेस के मयार को बेहतर बनाने पर जोर देना एक मस्बत पहलू है, क्योंकि पाकिस्तान में कई निजी लॉ कॉलेजेस सिर्फ फ़ीस बटोरने की नीयत से चलाए जा रहे हैं, जिनका तालीमी मयार नहायत कमज़ोर है। अगर तालीम का दौरानिया कम भी किया जा रहा है तो इसके साथ इदारों को पाबंद किया जाना चाहिए कि वो जदीद निसाब, तरबियत याफ्ता फैकल्टी और मौसर तदरीसी माहौल फराहम करें, ताकि तलबा को 1 साल कम होने के बावजूद मुकम्मल और मयारी कानूनी तालीम हासिल हो सके। अब कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस फैसले से बार काउंसिल्स, अदलिया और वकालत के निज़ाम पर भी असर पड़ेगा। अगर तालीम का मयार कमज़ोर हुआ तो बार में शामिल होने वाले वकला की काबिलियत पर सवाल उठेंगे, जो अदालती निज़ाम की शफाफियत और कारकर्दगी पर मनफी असर डाल सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि 4 साला प्रोग्राम को जामे मनसूबाबंदी के तहत नाफिज किया जाए, जिसमें निसाब का असर-ए-नौ जायज़ा, फैकल्टी ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लाजमी की जाए। अभी एक ब्रेक बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ।
खबरें गर्दिश कर रही है कि बिटकॉइन की कीमत 5 से 10 लाख डॉलर्स तक जाने के इम्कानात हैं। बिटकॉइन की कीमत 5 से 10 लाख डॉलर्स तक जाना मुमकिन है, लेकिन ऐसा कब होता है, इस हवाले से अभी कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। अगर बिटकॉइन वाकई डिजिटल गोल्ड के तौर पर मुस्तहकम हो जाए और दुनिया के बड़े मालियाती इदारे या हुकूमतें इसे अपनी रिजर्व करेंसी में शामिल करना शुरू कर दें, तो ये हदफ 2030 तक काबिल हुसूल हो सकता है। आमतौर पर मार्केट में हर हाइप का एक वक्त होता है, लेकिन बिटकॉइन में उतार चढ़ाव बहुत शदीद होता है। इसलिए छोटे सरमायाकारों को सोच समझकर कदम रखना चाहिए। अलबत्ता अगर इदारा जाती सरमायाकारी बढ़ी और बिटकॉइन को कानूनी हैसियत मिली तो कीमत 5 से 10 लाख डॉलर से भी ऊपर जा सकती है, लेकिन ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं लग रहा। अगर बिटकॉइन की कीमत में इजाफा सिर्फ सप्लाई और डिमांड का नतीजा नहीं है, बल्कि आलमी मईशत, डॉलर की कदर, शरह सूद और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी मौजूद है, तो यकीनन ये सब चीज़ें पहले एग्जीक्यूट होना इंपॉर्टेंट है। अगर आलमी मईशत डिजिटल करेंसी की तरफ जाए तो 10 लाख डॉलर्स भी ख्वाब नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ये डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस सूरत हाल में हमारे लिए अहम मौके हो सकते हैं। इसको एज एन अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज किया जा सकता है। अगर हुकूमत इजाज़त दे और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मुहैया किया जाए तो पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री कायम की जा सकती है, जो मुल्क के लिए ज़र मुबादला का जरिया बन सकती है। पाकिस्तान के हज़ारों फ्रीलांसर्स हैं जो बैरून मुल्क काम करते हैं। अगर क्रिप्टो को एक कानूनी और महफूज तरीक़ा कार के तहत इस्तेमाल किया जाए तो इससे फ्रीलांसर्स को आसान और तेज़ तर अदायगियाँ मिल सकती हैं। और अगर मुल्क में डॉलर्स की बात की जाए तो डॉलर्स आने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। हुकूमत अगर बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो रेगुलेट करे तो इस पर टैक्स वसूल किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी क्रिप्टो में काम कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ना होने की वजह से उनको टैक्स नेट में लाना मुश्किल है। बिटकॉइन की कीमत में इजाफे से पूरी दुनिया में क्रिप्टो स्टार्टअप्स का जोर बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। पाकिस्तान अपने माहिरीन ने टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स को इकोसिस्टम के जरिए आलमी सरमायाकारों को मुतवज्जे कर सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान अगर क्रिप्टो को मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार देता रहा तो इससे आलमी तब्दीली से फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, बल्कि नुकसान होगा। इंटरनेशनली जो चीज़ें चल रही है उसके साथ उस कॉप अप करना, उसके साथ वी हैव टू कीप पेस विद द मॉडर्न वर्ल्ड। और अगर दुनिया क्रिप्टो की तरफ जाती है तो हमें भी कोई ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा क्रिप्टो माइनिंग के लिए, इसको सिस्टम में लाना पड़ेगा ताकि हम भी दुनिया के साथ चल सकें। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।